आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सारा किस्सा कुर्सी का होता है और इसीलिए सियासत भी कुर्सी के लिए होती है। फिर चाहे राज्य दर राज्य बात कीजिए, चाहे सियासतदान दर सियासतदार बात कीजिए, हर तरफ, हर करवट, हर अंगड़ाई जिस मंजिल के लिए होती है उसे कहते हैं जनता, यानी कि आपका समर्थन। आज इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरीके से वो 5 कहानियां आपको पता होनी चाहिए जब आप कुर्सी का किस्सा देखें, सुने और समझें, क्योंकि आज की ये प्रमुख 5 पॉलिटिकल खबरें हैं। तो विंडो स्क्रीन पर लाइएगा, देखिए हम आपको बता रहे हैं। वोटर लिस्ट पर बिहार में संग्राम मचा हुआ है। क्यों संग्राम मचा हुआ है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक्शन ले लिया है। वोटर लिस्ट पर महासियासत जारी हो गई है। पहली खबर इलेक्शन कमीशन का एक्शन और दूसरी खबर होगी वोटर लिस्ट पर किस तरीके से महासियासत देखने को मिल रही है। फिर चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी या फिर हो ममता बनर्जी यानी कि दीदी, कांग्रेस भी पीछे नहीं है। हर कोई री इवैल्यूएशन पर सवाल उठा रहा है। अगली खबर होगी जाति पर बवाल है और फीस पर सवाल है। यह खबर जुड़ी है बाबा बागेश्वर और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। इटावा की कहानी अब फीस पर आकर अटक गई है, क्योंकि अखिलेश यादव जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इटावा में एक कथावाचक को सम्मानित किया, तो वहीं दूसरे कथावाचक की फीस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कुछ है, पूरी कहानी आपको बयां करेंगे। अब आपको गाड़ी उठानी होगी, यू टर्न की तरफ घुमानी होगी और निकल जाना होगा पश्चिम बंगाल, क्योंकि अगली खबर वहीं से दुष्कर्म पर बवाल है और टीएमसी पर सवाल है। सवाल क्या है? सवाल यह कि एक तरफ बीजेपी टीएमसी पर निशाना साध रही है, क्योंकि आरोपी का कनेक्शन टीएमसी से जो निकल आया है, और दूसरी तरफ टीएमसी खुद गृह कलेश से जूझ रही है। तो क्या है पूरा माजरा, क्या है पूरी कहानी, वो आपको समझाएंगे। नाम तो बताना होगा। अगली खबर इससे जुड़ी हुई है। कहानी आज से नहीं शुरू होती, कहानी शुरू होती है 2024 से। सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई, अंतरिम रोक लगानी पड़ी। आप सोच रहे होंगे बताना क्या चाह रही है, कहना क्या चाह रही है। अरे हम कहना ये चाह रहे हैं, कांवड़ यात्रा, सावन का आगाज है। हरी चूड़ियां तो आप पहनेंगे ही, झूला भी झूल लीजिएगा, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में सियासत झूला झूल रही है। और शुरुआत करेंगे, पहली स्टोरी के साथ शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से सारी की सारी कहानी बिहार में चुनाव के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। वोटर लिस्ट को लेकर के चुनाव आयोग ने जिस तरीके से बयान जारी किया, चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर कह दिया है कि घर घर जाएंगे और घर घर सर्वेक्षण होगा। वोटर लिस्ट पर लगातार एक्शन पूरे के पूरे प्रकरण में देखने को मिल रहा है। पूरा मामला समझ लीजिए कि एग्जैक्टली क्या है, क्या कुछ पूरी कहानी है, वो भी आपको बताए चलते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने री इवैल्यूएशन करवाने का एक पूरा मामला सामने रखा। बिहार में 2025 के आखिर या फिर 26 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने, जिसके लिए सभी सियासी दल पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। पर चुनावों से ऐन पहले इलेक्शन कमीशन ने ऐसा अभियान छेड़ दिया है जो लगभग हर सियासी दल के लिए सिरदर्द बना हुआ है। अब पूरा माजरा समझिए। असल में इलेक्शन कमीशन की तरफ से राज्य में वोटर लिस्ट में स्पेशल रिवीजन के आदेश दिए गए। इस रिवीजन शब्द को लेकर के ही पूरा का पूरा माजरा है, पूरा खेल है। सवाल पूछा जा रहा है कि जब हर चुनाव से पहले ऐसा होता ही है तो इसमें खास क्या है। समझिए, चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को अपडेट करने की तैयारियों के सिलसिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से बूथ स्तर पर विशेष समीक्षा अभियान यानी कि SIR के तहत सक्रिय रूप से भागीदारी की अपील करी है। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ताओं को BLA के रूप में नियुक्त किया गया। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि अगर आप SIR पर सवाल उठाने की सोच रहे हैं तो अनुच्छेद 326 इसका जवाब है। हम इसे सख्ती से लागू करेंगे। हर राजनीतिक दल और नागरिक को इसका पालन करना ही होगा। यह प्रक्रिया संविधान के मुताबिक है, न कि किसी दल विशेष के लिए। जो स्पेशल समरी रिवीजन का विरोध कर रहा है वो दरअसल अनुच्छेद 326 की भावना को चुनौती दे रहा है। घर घर जाकर नागरिकों की जांच की जाएगी और वैध दस्तावेजों के आधार पर उनका रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। सभी योग्य नागरिकों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए
घर घर जाकर उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा और जरूरत के हिसाब से लिस्ट से नाम हटाए भी जाएंगे या जोड़े भी जाएंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि इससे पहले मतदाता लिस्ट में स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिवीजन साल 2003 में हो चुका है। अब ग्राफिक्स के जरिए आप पूरा माजरा समझते चलिए। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट में एक स्पेशल रिवीजन के आदेश दिए हैं। अब तक अगर बात किया जाए तो 1.5 लाख से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ता बीएलए नियुक्त हो चुके हैं। अनुच्छेद 326 के पालन का हवाला इलेक्शन कमीशन ने दिया है और साफ तौर पर कहा है कि यह किसी एक विशेष दल के लिए नहीं है, किसी विशेष कार्यकर्ता के लिए नहीं है, बल्कि हर किसी के लिए है और हर किसी को इसका पालन करना होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको अगली कहानी यानी कि अगली सियासती स्टोरी से रूबरू कराते हैं। आप कहेंगे कि चुनाव आयोग घर घर जा रहा है, लिस्ट को वेरीफाई करेगा, अब इसमें सियासत की क्या बात है? तो अभी ठहरिए, अगली कहानी को समझिए। वोटिंग लिस्ट में यह संशोधन ऐसे वक्त पर किया जा रहा है जब बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां इस पर नाराजगी जता रही हैं। चुनाव आयोग का कहना कि इससे पहले मतदाता लिस्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन साल 2003 में किया गया था। दूसरी तरफ बिहार में विपक्षी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसे संदेहास्पद और चिंताजनक कह दिया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि इस प्रक्रिया से बीजेपी और आरएसएस, क्योंकि तेजस्वी को जब भी बीजेपी की याद आती है तो आरएसएस को वो भूलते नहीं है, बिहार के गरीबों के मतदान का अधिकार खत्म कर देना चाहती है। तो वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और हैदराबाद से सांसद, उनका कहना है कि निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रही है। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में ऐसी मनमानी प्रक्रियाओं पर सख्त सवाल उठाए थे। कोर्ट ने कहा था जो नाम पहले से वोटर लिस्ट में दर्ज है उसे बिना सूचना और उचित प्रक्रिया के हटाया नहीं जा सकता। उन्होंने यह भी लिखा कि चुनाव आयोग 1 महीने में हर वोटर की जानकारी घर घर जाकर इकट्ठा करना चाहता है। बिहार जैसे राज्य में जहां बड़ी आबादी है और कम कनेक्टिविटी है, वहां इस तरह की प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से करना लगभग असंभव है। चुनाव नजदीक है और ऐसे में इस तरह की कार्रवाई से लोगों का निर्वाचन आयोग पर भरोसा कमजोर हो जाएगा। हालांकि एनआरसी के जरिए देश में प्रत्येक वैध निवासी का एक पहचान डेटाबेस तैयार किया जाता है ताकि अवैध रूप से अगर कोई रह रहा है तो नागरिकों की पहचान की जा सके। यह आप सभी को पता होगा। इस प्रक्रिया पर टीएमसी भी पीछे नहीं रही है। टीएमसी ने सवाल उठाए हैं और आप चौंक जाएंगे कि क्या रिएक्शन टीएमसी का है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, उसे बीजेपी का ब्रांच ऑफिस नहीं बनना चाहिए। टीएमसी ने इस प्रक्रिया को कराने के लिए जो वक्त चुना है, कहा कि जो प्रक्रिया के लिए वक्त चुना गया है उस बारे में कहा कि हमारे पास सबूत है कि बंगाल के लिए बीजेपी के ताजा आंतरिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि बीजेपी को बंगाल विधानसभा चुनावों में 46 से 39 सीटें मिलेंगी। इसीलिए अभी से अचानक से बिहार में यह कदम उठाया जा रहा है ताकि जब ये बंगाल में किया जाए तो कोई क्वेश्चन ना उठा। यानी कि कह सकते हैं आप कि संग्राम बिहार में है और सियासत बंगाल की हाई हो रखी है। हालांकि बीजेपी नेता और प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी के आरोपों का जवाब देते हुए पार्टी की मानसिकता को ही चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि उनकी जो मानसिकता है वही संविधान विरोधी है। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से पूरे मामले में देखिए सियासत हाई हो गई है। बीजेपी आरएसएस बिहार के गरीबों के मतदान का अधिकार खत्म कर देना चाहती है, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है, ये ओवैसी कह रहे हैं। हम जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया आपको, आरजेडी की मानसिकता संविधान विरोधी है, विजय सिन्हा कह रहे हैं। चुनाव आयोग ने बिहार का बहाना लिया है और असल में इसका निशाना बंगाल है, ये टीएमसी कह रही है। अब पूरे मामले में आपको सुनाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे कि किस तरीके से अलग अलग लोग क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ पूरे विषय में सोच भी रहे हैं। अगली कहानी का जिक्र करते हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचकों के साथ हुई बदसलूकी की घटना ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार इस मामले को उठा रहे हैं, बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी सरकार पर लगातार हमला बोलते हुए अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी अपने निशाने पर ले लिया। अखिलेश ने धीरेन्द्र शास्त्री पर कथावाचन के लिए मोटी फीस लेने और अंडर टेबल पैसे लेने का गंभीर आरोप लगाया है।
जिससे सियासी हलचल और हाई हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा, कई कथावाचक हैं जो 50-50 लाख रुपए ले लेते हैं। किसी की हैसियत है? धीरेन्द्र शास्त्री से कथा करा ले, अपने घर उनको बुला ले। अंडर टेबल पैसा लेते हैं, आप पता करवा लीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री पैसे नहीं लेते क्या? कथा बांचने की उनकी कितनी कीमत होगी? इस बयान ने न केवल धार्मिक हलकों में बल्कि सियासी गलियारों में भी हंगामा मचा कर रख दिया है। पूरे विषय में सियासत पुरजोर तरीके से हाई नजर आ रही है। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या कुछ है पूरा माजरा और किस तरीके से पूरी की पूरी घटना देखने को मिल रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के अखिलेश यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में पहले समझ लीजिए, दादाजी सिद्धांत संत हैं और उन्हीं के शिष्य हैं धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम में मंगलवार को अर्जी लगाते हैं, अपने साथ में हनुमान जी को रखते हैं। लोग लाल कपड़े में नारियल बांधते हैं और अर्जी लगाने के लिए वहां उनके पास पहुंचते भी हैं। दावा करते हैं कि हनुमान जी और दादाजी महाराज जो कि उनके गुरु हैं वो स्वयं आते हैं और अर्जी लोगों की सुन करके उसका समाधान भी देते हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले में सियासत देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री ये सब करने के लिए मोटी रकम लेते हैं, यानी कि पैसा लेते हैं। बिन पैसे के वो किसी का काम नहीं करते। इस तरह की बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई है। तो लगातार देखिए पूरे मामले में अखिलेश यादव निशाना साध रहे हैं, पर अखिलेश यादव के इस निशाने के बाद बीजेपी ऐसा नहीं है कि शांत बैठ गई। बीजेपी ने भी निशाना साधा। अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मसले पर और राकेश त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा है, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, वो भी सुन लीजिए। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बांचने की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो बहाना है, मकसद सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, मजहबी तुष्टीकरण के भरोसे गोलबंद कराना है। अखिलेश यादव जी जानबूझ करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बहाने देश के तमाम साधु संत कथावाचकों का अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके इस अपमान से एक मजहबी गोलबंदी होती है, मजहबी तुष्टीकरण होता है। और इसीलिए जानबूझ करके उनकी पार्टी के नेता कभी धर्म ग्रंथों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी साधु संतों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी भगवा पर टिप्पणियां करते हैं और कभी कथावाचकों को लेकर के, जाति को लेकर के टिप्पणियां करने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी, आपकी ये कोशिश समाज को बांटने वाली है, विभाजनकारी है। इस कोशिश से समाज को केवल नुकसान पहुंचता है और आपको भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इसलिए धर्म पर, सनातन पर, समाज पर इस तरह की टिप्पणियां करना बंद करिए। तो वहीं दूसरी तरफ अगली खबर का रुख करते हैं। 25 जून को पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में लॉ कॉलेज में कथित तौर पर बलात्कार की शिकार हुई 24 वर्षीय लॉ छात्रा का मामला अब इस तरह तूल पकड़ता जा रहा है कि एक तरफ बीजेपी आरोपियों के टीएमसी से संबंध होने का आरोप लगाते हुए बंगाल की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 8 महीने में लगातार दूसरी घटना के बाद टीएमसी खुद दो फाड़ हो गई है। सियासी घटनाक्रम पर बात की जाए उससे पहले जीएफएक्स के जरिए यानी कि ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला आपको समझाएंगे, बताएंगे कि क्या कुछ ये पूरी घटना है। ग्राफिक्स को स्क्रीन पर लाइएगा। देखिए, टीएमसी पर सवाल और दुष्कर्म पर बवाल, क्या है पूरा मामला ये आपको समझना चाहिए। 25 जून को कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में 24 वर्षीय युवती से दुष्कर्म होता है। मेडिकल जांच में पीड़िता की गर्दन और उसकी जो छाती है वहां पर खरोच के निशान मिलते हैं। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक सुरक्षा गार्ड भी शामिल है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे कमरे में बंद करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बीजेपी ने टीएमसी पर मुख्य आरोपी को बचाने का आरोप लगाया है। अब दूसरी तरफ आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के साउथ कोलकाता में लॉ स्टूडेंट के साथ हुए गैंगरेप के बाद सियासी पारा हाई हो गया है। ग्राफिक्स को हटाइएगा स्क्रीन से। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी टीएमसी पर निशाना साध रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के नेता भी आपस में लड़ रहे हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी के बीच बयान को लेकर तकरार बढ़ी हुई है। अब निजी जिंदगी पर यह तकरार आ गई है।
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि बीजेपी में महिलाओं के प्रति घृणा पार्टी लाइन से परे। पार्टी में जो जो बातें हो रही हैं वो अलग है। हम इन घृणित टिप्पणियों की निंदा करते हैं, चाहे वो कोई भी करे। उनके इस ट्वीट के बाद दोनों नेताओं में सोशल मीडिया पर जुबानी जंग शुरू हो गई। बनर्जी ने महुआ पर तंज कसते हुए कहा कि वो हनीमून से लौटकर सीधा मुझसे लड़ने लग गई हैं। मुझे महिला विरोधी कह रही हैं, लेकिन सच तो ये है कि महुआ ने खुद 40 साल पुरानी शादी तोड़ दी और उन्होंने 65 साल के व्यक्ति के साथ शादी कर ली। इससे महिला को ठेस नहीं पहुंची होगी जिसका उन्होंने घर तोड़ा। खैर, इस पिक्चर के इतर बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधा है। अगला ग्राफिक्स स्क्रीन पर लाइएगा। देखिए, टीएमसी पर लगातार बवाल की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी ने टीएमसी पर मुख्य आरोपी को बचाने का आरोप लगाया है। भारत में महिलाओं के प्रति घृणा जो है वो पार्टी लाइन से परे है, ये महुआ मोइत्रा ने कहा। वो हनीमून से लौटकर सीधा मुझसे लड़ने के लिए चली आई हैं। ये ममता बनर्जी की पार्टी के ही कल्याण बनर्जी ने कहा। 8 महीने में दूसरी भयानक घटना के बाद ममता बनर्जी चुप क्यों बैठी हैं, ये सुकांत मजूमदार कह रहे हैं। इस पूरी घटना में कल्याण बनर्जी और सुकांत मजूमदार का क्या कुछ कहना है, बयान सुनिए। Moma Moitra has come back to India after one month, 30 days, 15 days, after completing her honeymoon. And after coming back to India, she has started to fight against me. She is saying now that I am anti-lady, anti-woman. She has charged it. What she is? What is she? She has broken a family of a 40 years marriage and married a guy of 65 years. She has broken she did not hurt the lady. She is saying. देखिए कि 8 महीने की गैप में पश्चिम बंगाल में 2 ऐसी घटनाएं घट गई। एक आरजी कर, दूसरा है साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज, ये जो कस्बा में स्थित है, उसमें एक बच्ची के साथ 19 इयर्स ओल्ड है, फर्स्ट ईयर की छात्रा है, उनके साथ बलात्कार हो गया। एक महिला मुख्यमंत्री के होने के बावजूद बार बार ऐसी घटनाएं घट रही है। बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी, महिलाओं की लांछनों का, नाबालिग के साथ रेप। इधर बैराकपुर ऑर्गेनाइजेशन जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, वहाँ पे कुछ महीने पहले मैं गया था उस परिवार के साथ मिलने के लिए। एक विकलांग यानी दिव्यांग बच्ची के साथ, उसके साथ भी रेप हुआ है और मर्डर हुआ है। तो एक के बाद एक घटनाएं घट रही है पश्चिम बंगाल में और ममता बनर्जी चुप करके बैठी हुई है। अगली खबर का रुख करते हैं जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान खान पान और दुकानदारों की पहचान को लेकर जारी सियासी और कानूनी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने साल 2024 में कांवड़ यात्रा मार्गों पर साफ सफाई, श्रद्धालुओं की आस्था, सुरक्षा और कथित खाद्य मिलावट रोकने के लिए कई बड़े फैसले किए थे। वर्ष 2025 में भी कांवड़ यात्रा से पहले ये फैसले लिए गए हैं, दोबारा लिए गए हैं। कांवड़ यात्रा पर इन फैसलों का सिलसिला साल 2024 से शुरू हुआ था, अब तक जारी है। 11 जुलाई से श्रावण मास की शुरुआत हो रही है। श्रावण शुरू होते ही भगवान भोले के भक्त कांवड़ लेकर जल चढ़ाने के लिए पैदल यात्रा करते हैं। 9 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए निर्देश दिए। इसके तहत यूपी में कांवड़ यात्रा, सावन मेला और मुहर्रम जैसे त्योहारों को देखते हुए सफाई, रोशनी और पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए व्यापक योजना शुरू की गई है। सीएम योगी ने अधिकारियों को जो निर्देश दिए हैं, जिसके तहत क्या कुछ कहा है वो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी आदित्यनाथ का सख्त रवैया देखने को मिला। उन्होंने कहा है कि थूक मूत्र जिहाद पर सख्त और पैनी नजर रहनी चाहिए। दुकान पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। खुले में मांस बिक्री पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगी। कांवड़ रूट की सफाई सुनिश्चित होगी। शौचालय, यूरिनल्स और पेयजल की व्यवस्था होगी। सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी की जाएगी कि कहीं कोई भड़काऊ पोस्ट तो नहीं कर रहा है। जरूरत पड़ने पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी। अफवाह फैलाने वालों पर त्वरित एक्शन भी होगा। व्यवस्थाओं का पहले से आकलन किया जाएगा।
सीएम योगी के निर्देश के बाद कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। नेम प्लेट और खुले में मांस बिक्री को लेकर विपक्ष ने निशाना साधा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ रूट पर दुकानदारों के लिए नेम प्लेट लगाना और खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाना अनिवार्य कर दिया है, जबकि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा था दुकान के आगे नेम प्लेट लगाना दुकानदार का स्वैच्छिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई थी। तब जस्टिस ऋषिकेश राय ने कहा कि क्या कांवड़िए इस बात की अपेक्षा कर सकते हैं कि खाना किसी विशेष समुदाय के दुकानदार का हो, अनाज किसी विशेष समुदाय का उपजाया हुआ हो? क्या इस तरीके की बातें कांवड़ियों की तरफ से सोची भी जा सकती हैं? क्या इसकी अपेक्षा की जा सकती है? खैर, इस बार भी योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। यूपी सरकार ने इसके लिए फूड सेफ्टी एक्ट 2006 का हवाला दिया है और इसी हवाले के जरिए ये तमाम बातें कही गई हैं। अब सख्त निर्देश कांवड़ यात्रा को लेकर के योगी सरकार के क्या हैं, वो हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। थूक मूत्र जिहाद पर सख्त नजर रहेगी। दुकान पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। खुले में मांस बिक्री पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगी। हथियारों के प्रदर्शन पर भी पाबंदी रहेगी। कांवड़ रूट की सफाई सुनिश्चित की जाएगी। शौचालय और पेयजल की व्यवस्था होगी। सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी की जाएगी। जरूरत पड़ने पर ड्रोन से निगरानी की जाए। अफवाह फैलाने वालों पर तुरंत एक्शन हो। व्यवस्था का पहले से आकलन किया जाए। अब त्योहार वाइज क्या निर्देश हैं वो आपको समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये निर्देश सिर्फ कांवड़ यात्रा के लिए बल्कि और लोगों के लिए भी है। दुकान पर संचालक अपना नाम लिखे। डीजे की ध्वनि सीमा के हिसाब से तय होगी। शरारती तत्वों पर सख्त नजर रखी जाएगी। रूट पर मांस की बिक्री नहीं होगी। मुहर्रम के लिए भी ऐसे ही फैसले हैं। ताजिया की नियत ऊंचाई तय होगी। ऐसा नहीं कि कोई बहुत लंबी ताजिया बना रहा है, कोई जो है अपने आमदनी के अनुसार कोई छोटी बना रहा है, लेकिन कोई शौक जानने के लिए अगर बहुत लंबी ताजिया बना रहा है तो उस पर भी नियंत्रण रखना होगा। डीजे की ध्वनि सीमा वहां भी तय करनी होगी। जुलूस में पेड़ नहीं कटेंगे। हथियारों का प्रदर्शन मुहर्रम में भी बैन किया गया है। ठीक यही सावन के लिए, सावन मेले के लिए, कांवड़ यात्रा के लिए कि कोई हथियारों का प्रदर्शन नहीं होगा, मुहर्रम के लिए भी ठीक यही एग्जैक्टली कहा गया है। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पूरे मामले पर आर पार की सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी, जो कि मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उसका साफ तौर पर कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार आदेश दे दिया तो आप किस अधिकार से ये तमाम आदेश दोबारा लागू कर रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी साख की बिल्कुल चिंता नहीं? विपक्ष ने आरोप यह भी लगाया है कि सत्ता पक्ष वोट बैंक की सियासत के लिए ये सब कुछ कर रहा है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि शुचिता का त्योहार है और इसमें सत्ता या सियासत की कोई बात नहीं, शुचिता का ख्याल रखना चाहिए। हमें सुरक्षा और शुचिता के अंतर्गत ही ये तमाम चीजें करनी पड़ रही हैं, ये फैसले लेने पड़ रहे हैं। फिलहाल कुर्सी की सियासत में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।